दोस्तों E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन जो मास और एनर्जी को ये बताती है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो स्टार्स के अंदर के फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे मैसिव एक्सप्लोजन्स को एक्सप्लेन करती है, जो ये एक्सप्लेन करती है कि जब न्यूक्लियस बनता है तो उसको बांध कर कौन रख रहा है। लेकिन इस रिलेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इन्वेंट नहीं किया था और ना ही उनने इसको प्रूव किया था। तो ये आया कहाँ से? उनके दिमाग में E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जैसे रिलेशन ने जन्म कैसे लिया? क्या बस वो एक दिन उठे और उनको लगा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होना चाहिए और उन्होंने उसको पन्ने पे लिख के जनता को दे दिया, और क्योंकि बड़े फेम में थे तो सबने मान लिया? ऐसी कहानी नहीं है दोस्तों। हम थोड़ा समय में पीछे जाएं। हम चालू करते हैं बात आइजैक न्यूटन साहब की ऑप्टिक्स नाम की किताब में क्वेरी नंबर 30 से, जहां पर आइजैक न्यूटन साहब एक थॉट एक्सपेरिमेंट या एक थॉट प्रोसेस में ये सवाल पूछते हैं कि क्या मास, मैटर, फोटोन, लाइट, तो क्या मैटर और लाइट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं? और वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि जैसे पानी गर्म होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, तो क्या वैसे ही मैटर और लाइट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं? उसी वक्त लेबनीज साहब, जिनका कैलकुलस को लेकर आइजैक न्यूटन से काफ़ी लंबा लफड़ा हुआ था, वो भी कुछ बोलते हैं कि एनर्जी को हम मास इंटू स्पीड, अगर मैं उसको सी से रिप्रेजेंट करूं तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि वहां पर E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एनर्जी इक्विवेलेंस ना बता रहा हो, बट एक एक्सप्रेशन वहां पर भी जिक्र हुआ है। समय में आगे आ जाएं और हम बात करते हैं 1881 की। 1881 में जे थॉमसन, जिनने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पर कैलकुलेशन भी करते हैं। तो उनका आइडिया ऐसा है कि मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जिसका मास m है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है। जब वो स्फीयर अपने चार्ज को लेके चलेगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है कि जब वो मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी आएगी वो एक्चुअल इफेक्टिव मास जो है वो बढ़ा देगी। इसको अगर हम समझें तो हम एक एनालॉजी लेते हैं। मान लो हम बात करें हिग्स फील्ड की। एक पार्टिकल को उसका मास हिग्स फील्ड से ऐसे मिलता है, तो जब एक पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करता है तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। मान लो मेरे पास एक बॉल है और मैं उस बॉल को छोड़ता हूं, और जब वो बॉल नीचे गिर रही है तो उस पर हवा का धक्का है, यानी उसको अपने आगे की हवा को भी हटाना है, तो इफेक्टिवली वो जो बॉल है उसका जो मास फील होगा उसको, उसके अंदर वो एयर ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सब नहीं है तो वो बॉल बहुत आसानी से नीचे गिरेगी, लेकिन उस एयर ड्रैग और रेजिस्टेंस के चलते उस बॉल को लगेगा कि वो बहुत भारी है, इसलिए उसके चलने में उसको बहुत जोर आ रहा है। अब इसी थॉट को एक कदम आगे लेके गए ओलिवर हेविसाइड, और उनने इस पूरी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करा। क्यों? क्योंकि वो तो महारथी थे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने में। उनने तो मैक्सवेल साहब की 20 वेरिएबल की 20 इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई करके 4 इक्वेशन में ऐसा कन्वर्ट करा कि वो 4 इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सबसे सुंदर इक्वेशंस बन गई। तो ओलिवर हेविसाइड साहब ने बोला कि हम अगर कैलकुलेट करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को, तो हमें जो मास मिलेगा वो होगा m इक्वल्स टू 4/3 एनर्जी ऑफ द फील्ड अपॉन c स्क्वायर्ड, यानी थोड़ा सा मास हमें बढ़ा हुआ दिखेगा जितना है उससे, और एक फैक्टर आ गया 4/3 का। फेनमैन साहब के जो फेनमैन लेक्चर्स है उसमें जो सेकंड लेक्चर है उसका 28वां चैप्टर भी कुछ ऐसी ही बात करता है इलेक्ट्रॉन को लेके। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन को भी तो मैं एक चार्ज स्फीयर मान सकता हूं, और जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास स्पीड भी है। और रिलेटिविस्टिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज्ड स्फीयर है और जो एक रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ घूम रहा है, उसका मैं जब मास कैलकुलेट करता हूं तो वो मास भी 4/3 E/c स्क्वायर की टर्म्स में आता है। साल 1900 में हेनरी पॉइनकेयर ने एक शानदार प्रपोजल दे दिया। उनने बोला इस सारे फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फ्लूइड के जैसे मानो। तो अगर आप इसको फ्लूइड के जैसे मानोगे तो मास और एनर्जी का जो इक्विवेलेंस होगा, यानी इस फील्ड की जो एनर्जी है वो जो एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड करेगी, वो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के रिलेशन को, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के रिलेशंस को फॉलो करेगी। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि सारा डिस्कशन जो था वो चार्ज, फील्ड, मास, फील्ड, चार्ज, मास, इन्हीं को लेके हो रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो इक्वेशन है
वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाती। वो ये कहती है कि अगर ये बोतल है जिसका मास m है तो इसके अंदर जो एनर्जी इनहेरेंट है वो है E इक्वल्स टू mc²। यानी कहीं ना कहीं अभी भी हम फाइनल रिजल्ट से दूर थे, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सारी जो थॉट प्रोसेस थे, जो रिसर्च का वर्क था, जो प्रपोजल्स थे, इनका इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के थॉट पे नहीं आया होगा? क्योंकि अब हम जिस पर्टिकुलर फिजिसिस्ट की बात कर रहे हैं उसने एक कदम आगे लेके हीट का भी इनर्शियल मास निकाल लिया था। हम बात कर रहे हैं फ्रिट्ज हेज़ेनॉल्ड की। उनने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उनने बोला कि मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, उसके दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग कैप लगी हुई है। वो जो रिफ्लेक्टिंग कैप है वो हीटर के जैसे भी बिहेव करती है। तो जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो वो जो हीटर है, जो रिफ्लेक्टिंग कैप है, वो हीट छोड़ेंगी, एनर्जी छोड़ेंगी। अब जब एनर्जी छोड़ेंगी तो वो एनर्जी जो रेडिएशन है वो फोटोन के फॉर्म में होगा। अब जब वो फोटोन निकलेंगे तो फोटोन तो एनर्जी और मोमेंटम लेके निकलेंगे। तो जब वो एनर्जी और मोमेंटम लेके निकलेंगे तो एक्शन और रिएक्शन वाला जो रिलेशन है न्यूटन साहब का थर्ड लॉ का, वो कैप पे, जो हीटर वाली रिफ्लेक्टिंग कैप है, उन पे भी तो फोर्स लगाएगा। अब वो जो फोर्स उन पे लगाएगा उस फोर्स को आप बैलेंस कैसे करेंगे? फिर उन्होंने आगे एक और थॉट एक्सपेरिमेंट की बात करी जहां पर उन्होंने बोला कि और अगर ये पूरी कैविटी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही है तो जो रेडिएशन मेरी साइड आ रहा है, जो फोटोन मेरी साइड आ रहा है, मुझे वो ब्लू शिफ्ट में दिखेगा। यानी उसकी मेरे को एनर्जी होने, जो उसकी एनर्जी एक्चुअल एनर्जी उससे ज़्यादा दिखेगी, और जो फोटोन मुझसे दूर जा रहा है मुझे उसकी एनर्जी एक्चुअल से कम दिखेगी। यानी मी एज एन ऑब्जर्वर, मेरे लिए ऐसा लगेगा कि जो दो फोटोन हैं वो अनइक्वल फोर्सेस लगाएंगे एक्शन रिएक्शन से एंड कैप्स पे। यानी एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा और उस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो वर्क है वो मुझे एक मास का कंपोनेंट देगा, एक इनर्शिया का कंपोनेंट देगा, जिसकी वैल्यू होगी m इक्वल्स टू 8/3 E/c²। फिर जब रिसर्च कम्युनिटी के उनके दोस्तों ने उनको बोला कि सर आपने कहीं एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करी है, कुछ गलती करी है, तो जब उन्होंने उस एरर को करेक्ट किया तो ही फाउंड आउट कि ही इज गेटिंग द सेम रिलेशन दैट m इक्वल्स टू 4/3 E/c²। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास की बात करें, m इक्वल्स टू 4/3 E/c²। जब मैं हीट के इनर्शियल मास की बात करूं वो भी m इक्वल्स टू 4/3 E/c²। अब ये जो दोनों पॉइंट थे, यहां पर काफी कुछ दो अलग अलग फील्ड मिल चुके थे। मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हीट, दो अलग फिनोमेना है, वो दोनों मिल चुके थे और वहां पे मैंने मास की बात कर ली थी। यानी चार्ज के कारण और सिर्फ रेडिएशन के कारण, दोनों के कारण एनर्जी और मास इक्विवेलेंस आ गया था। लेकिन ये वो इक्वेशन नहीं थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रपोज करी थी। जो हमारे फ्रिट्ज हेज़ेनॉल्ड साहब हैं उनसे कुछ मिस भी हुआ। जब फोटोन उन एंड कैप से निकलेगा तो वो भी तो कुछ एनर्जी लेके निकलेगा, यानी वहां पर भी तो कुछ एनर्जी मास इक्विवेलेंस लगाना था। लेकिन ये जो छोटी मोटी बातें थी उसके चलते तो उनके रिलेशन में कुछ अलग फैक्टर्स आए थे। अब हम जंप कर जाते हैं सीधा साल 1904 में। साल 1904 तक ये सारी बातें हो चुकी थी और साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये प्रपोज किया कि अगर ई एनर्जी को लिया जाता है और उसको डिवाइड करा जाता है c² से तो हमें चेंज इन मास मिलेगा। यानी अगर मैं डेल्टा m मास को लेता हूं और उसको c² से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एनर्जी मिलेगी। तो चेंज इन मास को उनने एनर्जी से रिलेट किया था, ना कि एब्सोल्यूट मास को। और ये फिनोमेना हमें एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कैसे? तो मान लो मेरे पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन को मैंने वे किया, उनका मास निकला। 6 न्यूट्रॉन को अलग से उनका मास निकाला और दोनों को ऐड करा, मुझे एक वैल्यू मिली। अब मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया कार्बन का न्यूक्लियस बनाने में। कार्बन के न्यूक्लियस में मेरे पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। लेकिन कार्बन के न्यूक्लियस को जब मैंने वे किया तो उसका मास कम आया। यानी एक न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, उसका मास 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के मास से कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, और ये तो हर एटम में हो रहा है।
तो इस रिलेशन को जब मास डिफेक्ट के रिलेशन को जब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रपोज किया तो उन्होंने इफेक्टिवली इसको डिराइव नहीं किया, बस बोल के छोड़ दिया। रेदर 1946 में उनने इस रिलेशन को और एलेबोरेट किया। वहां पे भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं था, रेदर वहां पर भी रिलेशन को एक दूसरे से रिलेट किया गया था। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो इक्वेशन है E = mc², इसका क्रेडिट एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को जाता है, क्योंकि फाइनली किसी भी मास के लिए एनर्जी का इक्विवेलेंस तो उन्हीं ने दिया। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ एरर थे, कोई चार्ज को लेके कर रहा था, कोई हीट को लेके कर रहा था। फाइनली E = mc² एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने हमें ये रिलेशन दिया और रिसेंटली इसको लैब के अंदर प्रूव भी कर दिया गया है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से E = mc² हैज बीन प्रूव्ड इन द हाई एनर्जी लैब्स। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। तुम मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक्डइन पे भी हूं मैं, टेलीग्राम पे निम्बस एजुकेशन का चैनल भी है, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे भी तुमको मैं मिल जाऊंगा। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। लेट्स गेट कनेक्टेड दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।